नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 26 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो काफ़ी डिटेल होगा तो कृपया करके अंत तक देखा कीजिए। और 26 जून हो गया है आज 26 जून और 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। जून का महीना भी 4 दिन में बीत जाएगा, फिर आपका जुलाई अगस्त रहेगा। सितंबर के अंत में तो आपका एग्ज़ाम ही है अभी के हिसाब से, अभी तक जो बीपीएससी का कैलेंडर है उसके हिसाब से 26 जून को आपका पेपर 26 जून हो गया, 30 सितंबर को आपका पेपर होगा। आज का हेडलाइन देखिए क्या है। बड़ा ही अद्भुत सा चीज़ हो रहा है कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। काफ़ी वर्षों के बाद इस तरह का माहौल हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इससे पहले चुनाव नहीं होते थे क्या? देखिए, इससे पहले क्या होता था, क्या इससे पहले कभी चुनाव हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। लोकसभा स्पीकर का इससे पहले कई बार चुनाव हुआ है, लेकिन हाल के वर्षों में चुनाव नहीं देखा गया है। चुनाव क्यों नहीं होता था? क्योंकि किसी एक व्यक्ति पर, जैसे ओम बिरला जी हैं, तो उनके ऊपर में सामान्य सहमति बन जाती थी सभी की, और फिर चुनाव नहीं होता था, उनको नियुक्त कर दिया जाता था स्पीकर के पद पर। लेकिन हुआ क्या पिछले लोकसभा के सत्र में कि उपाध्यक्ष का पद जो है ना, लोकसभा उपाध्यक्ष का पद, वो सृजित ही नहीं किया गया, जिसके कारण से जो अपोजिशन है उसने इस बार मांग किया था कि जो परंपरा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा कोई संविधान के या लोकसभा के रूल में नहीं लिखा हुआ है कि उपाध्यक्ष का पद जो है वो अपोजिशन को मिलेगा। लेकिन परंपरा जो चली आ रही है 10वीं लोकसभा के पश्चात से, 10th लोकसभा जो 10वीं लोकसभा हुआ था उसके पश्चात से ये परंपरा चली आ रही है कि जो अध्यक्ष का पद होता है वो जाता है रूलिंग पार्टी को, स्पीकर का पद, और डेप्यूटी स्पीकर का जो पद होता है ये जाता है आपका विपक्ष की पार्टियों को। लेकिन भारत सरकार को जब इस बार कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों ने बोला कि हमें डेप्यूटी स्पीकर का पद चाहिए परंपरागत रूप से, तो सरकार ने मना किया और बोला कि आने वाले समय में इस चीज़ पर हम लोग बातचीत करेंगे। और पिछले लोकसभा में अगर आपने अनुभव किया होगा तो 100 से अधिक सांसदों को निलंबित कर दिया गया। स्वयं राहुल गांधी तक को निलंबित कर दिया गया। एक केस के हियरिंग के 24 घंटे के अंदर उनको निलंबित कर दिया गया था, जबकि कई सारे रूलिंग पार्टी के नेताओं को निलंबित नहीं किया जाता था उनकी अभद्र टिप्पणी के पश्चात भी। इसलिए लोकसभा में स्पीकर का पद जो है वो पिछले लोकसभा का अगर आप देखेंगे तो पूरी आपको 22 दिखेगा, रूलिंग पार्टी की तरफ में उनका रुझान दिखेगा। ये लोकतांत्रिक ढांचे के लिए सही नहीं होता है। इस बार रूलिंग पार्टी जो है वो कॉन्सेंसस बनाने पर विफल रही। एक व्यक्ति के नाम पर सभी की सहमति नहीं बन पाई। अपोजिशन ने अपना लोकसभा के स्पीकर पद के लिए कैंडिडेट खड़ा किया है, भले वो हारें या जीतें, लेकिन कैंडिडेट तो खड़ा किया ही है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि पक्ष की तरफ से ओम बिरला होंगे और कांग्रेस की तरफ कोडेकुन्नी सुरेश जो हैं ये कांग्रेस के स्पीकर कैंडिडेट हैं। कौन है? तो यही है, आपको जो नाम अभी मैंने बताया, तो इनका नाम भी ध्यान में रखिए। अब चुनाव होगा, अब इनके नाम पर वोटिंग होगी। सामान्य बहुमत से ही बनाए जाते हैं, ये तो पता होगा आपको। सामान्य बहुमत से लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव होता है और वोटिंग होगी, उसके पश्चात से लोकसभा का स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। तो ये एक डील होनी थी दोनों के पक्ष और विपक्ष के बीच में कि भाई एक आदमी के नाम पर सहमति बन जाएगी, आप हमें उपाध्यक्ष का पद दे दीजिए, लेकिन ये बन नहीं पाया। इसके कारण से लोकसभा स्पीकर पद के लिए भी चुनाव की स्थिति आन पड़ी है। तो ये था आपका स्पीकर पद से जुड़ा हुआ न्यूज, जिसमें मैंने आपको समझाया है, और इसके आर्टिकल, इसके कार्य, इनका जो शपथ होता है, उसके अलावा इनको पद से कैसे हटाया जाता है, ये सब मैं पहले करवा चुका हूँ। आप एक बार संसद चैप्टर में जाकर, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगर आप लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पढ़ते हैं तो राज्य जो विधानसभा होती है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आपका तैयार हो जाएगा। बस आपको आर्टिकल चेंज करना है, बाकी सब कुछ वैसा ही कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखिए इसी पेज पर क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रूस यूक्रेन वॉर शुरू होने के पश्चात पहली बार रूस की यात्रा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में रूस की यात्रा पर जा सकते हैं, जिसको लेकर भारत और रूस जो है वो बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या मुद्दे हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री जी के रूस यात्रा के दौरान। तो ये तो जब उनका यात्रा होगा तब हम इस चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे। अगला देखिए क्या है, जो भारत सरकार के द्वारा नए संहिताओं को लागू किया जा रहा है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो अलग अलग एक्ट पारित किए गए हैं, ये लागू होने वाला है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से लागू होगा।
लेकिन ऑफिशियल अभी तक ट्रांसलेशन इसका नहीं किया गया है। जो अष्टम सूची में अलग अलग भाषाएं हैं उनमें नहीं किया गया है। जैसे तमिल प्रदेश है तो तमिल में उनको ट्रांसलेट करके देना है, ये अभी भी नहीं किया गया है ऑफिशियल। और ये वर्ड बड़ा ही मायने रखता है CRPC IPC में, तो उसके कारण से वेट कर रहे हैं। ट्रांसलेशन पेंडिंग है, राज्य वेट कर रहे, तो आने वाले समय में ये भी हो जाएगा। तो 1 जुलाई से आपका लागू होने वाला है, ये 1 जुलाई से लागू होने वाला है। अगला देखिए क्या है कि नागालैंड, मिजोरम, इन सभी ने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये जो आपने योजनाओं में क्या नाम जोड़ दिया है, तो मंदिर। अब आप सोच रहे होंगे ये किस योजना में नाम जोड़ा गया है। दरअसल में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान हेल्थ सेंटर जो होता था उसका भारत सरकार ने नाम बदल कर दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और इस तरह के शब्द जब जोड़े गए हैं तो नागालैंड और मिजोरम जो ईसाई बहुल प्रदेश हैं, और उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे प्रदेश हो सकते हैं जिन्होंने बोला है कि इस तरह के नाम मत रखिए, ये लोगों के सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकता है। जो लोग ईसाई होंगे वो मंदिर में सरकारी मंदिर टाइप का होगा, मंदिर नाम दिया गया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो ये जो नाम दिया गया, तो जो लोग जाएंगे इसमें अपना इलाज करवाने के लिए उनका सेंटिमेंट प्रभावित हो सकता है, ऐसा कहना है मिजोरम और नागालैंड के सरकारों का। और उन्होंने आपत्ति दर्ज की है कि एक सेकुलर कंट्री में किसी भी चीज़ का नाम मंदिर कैसे हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम मस्जिद कैसे हो सकता है, सरकारी चीज़ों का किसी भी चीज़ का चर्च नाम कैसे हो सकता है। सपोज कि आप हिंदू हैं और एक योजना लाई जाए जिसमें रख दिया जाए आयुष्मान आरोग्य चर्च, क्या आप उसमें जाना चाहेंगे इलाज करवाने? बिल्कुल जाएंगे आप इलाज करवाने, तो कहीं पर भी कोई जा सकता है ना। चलिए देखेंगे, इस न्यूज़ को भी देखेंगे क्या है न्यूज़, इसको भी कवर करेंगे हम लोग, क्या भारत सरकार को ये करना चाहिए था। लेकिन उससे पहले आज के मुख्य न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे जिसमें डाकघर अधिनियम 2023 पारित किया गया है, उसको ज़रा देखेंगे डिटेल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए। कई वर्षों के पश्चात डाकघर के अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए डिस्कस करते हैं हम। देखिए क्या है ये अधिनियम। हाल ही में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को निरस्त करते हुए डाकघर अधिनियम 2023 को लागू किया गया है। मैंने जो टेस्ट कंडक्ट करवाया है पिछले वाले टेस्ट में, उसमें मैंने डाकघर अधिनियम से एक सवाल डाला था। डाकघर अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो वस्तुओं का अवरोधन व निरोध। धारा 9 यह प्रावधान केंद्र को किसी भी अधिकारी को राज्य सुरक्षा, विदेशी संबंध आदि संबंधित कारणों से किसी भी डाक वस्तु को रोकने या रोकने की अधिकृत करने को अनुमति देता है। जो केंद्र के अधिकारी होंगे वो देश की सुरक्षा या विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी भी इस तरह के सेंसिटिव मामलों के स्थिति में आपके डाक को, आपका कोई पोस्ट है, लेटर है, बॉक्स है, अगर वो डाक के द्वारा भेज रहे तो भारत सरकार उसको खोलकर पढ़ सकती है। जिन वस्तुओं में प्रतिबंधित सामान होने का संदेह हो या जिन पर सीमा शुल्क लगने का संदेह हो, उन्हें सीमा शुल्क प्राधिकारी को सौंपा जा सकता है। तो ये भारत सरकार को थोड़ी सी अधिक स्वायत्तता देता है, अधिक अधिकार देता है। इसके कारण से इस पर सवाल भी खड़े किए गए थे कि क्या ये सही है। वैसे आपको बताऊं, जो नॉर्मल फ़ोन कॉल्स होते हैं उनको छोड़कर अगर कोई थ्रेट वाले कॉल्स होते हैं, डाक के जो सामान होता है अगर किसी सेंसिटिव जगह पर है, तो निसंदेह अभी भी खोलकर पढ़े जाते हैं। बस इस बार एक्ट में लिख दिया गया है, अभी भी पढ़े जाते हैं। अभी भी आपके मेल्स को पढ़ सकती है भारत सरकार, जो चाहे वो कर सकती है। कुछ ऐप ऐसे हैं जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इनको डिकोड करने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आती है सरकार को, लेकिन वो भी वो कर लेती है। दायित्व से छूट। धारा 10 डाकघर और उसके अधिकारियों को सेवाएं प्रदान करने के दौरान हानि, गलत विवरण, देरी या क्षति के लिए देयता छूट दी गई है, सिवाय जैसा कि निर्धारित किया गया हो। दंड और अपराधों का उन्मूलन। नया अधिनियम 1898 अधिनियम में उल्लेखित सभी दंड व अपराधों को समाप्त कर देता है जिनमें डाक अधिकारियों द्वारा कदाचार, धोखाधड़ी, चोरी से संबंधित दंड और अपराध भी शामिल था। उन सभी दंड और अपराध के जो चूँकि 1898 में बनाया गया था, 1898 में अलग तरह का डाक व्यवस्था का महत्व था, आज उसका महत्व अलग है। आज केवल सरकारी कामकाज के लिए और कुरियर सेवाओं के लिए ही डाक रह गया है, बाकी तो डाक का महत्व खत्म हो गया। अब कोई चिट्ठी पत्री थोड़ी न लिखता है। इसमें भुगतान न किए गए सेवा शुल्क को भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने का भी प्रावधान शामिल किया गया है। धारा 7 के अंतर्गत जुर्माना। प्रत्येक व्यक्ति जो डाकघर द्वारा
प्रदान की गई सेवा का लाभ उठाता है उसे ऐसी सेवा के संबंध में शुल्क का भुगतान करना होगा। केंद्र की विशेषता को हटाना। नया अधिनियम पत्रों को पहुंचने के लिए केंद्र के विशेषाधिकार को हटा देता है पहुंचाने के लिए। यह विशेषाधिकार 1980 के दशक में निजी कुरियर सेवा के उदय के कारण प्रभावी रूप से अप्रचलित हो गया था। इसलिए निजी कुरियर वगैरह को ध्यान में रखकर जो नया एक्ट है 2023 उसको उसी प्रकार से तैयार किया गया है। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से निजी कुरियर सेवाओं को अपने विनियामक दायरे में लाता है, सरकार की विशेषता की हानि को मान्यता देता है, साथ ही केवल पत्रों को ही नहीं बल्कि किसी भी डाक सामग्री को बंद एवं रोकने के दायरे का विस्तार भी करता है। ये सरकार को काफ़ी बड़ी स्तर पर शक्तियाँ भी देती है कि कुरियर में अगर कोई सामान भेज रहे हैं, सरकार को संदेह होगा तो उसको फिर वो खोल कर देखेगी और फिर आगे बढ़ाएगी। डाक सेवा महानिदेशक। नया अधिनियम डाक सेवा के महानिदेशक को विभिन्न अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक गतिविधियों संबंधित विनियम बनाने के लिए अधिकृत करता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। साथ ही इन सेवाओं हेतु शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है। यह विधेयक डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए निर्धारित शुल्क में संशोधन करते समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता को भी समाप्त कर देता है। मान लीजिए डाकघर से किसी भी सेवा, किसी भी सर्विस का आप लाभ उठाते हैं तो उसका दाम था 100 रुपये। अगर भारत सरकार को मन होगा तो ये 200 रुपये कर देगी, उसके लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। पहले डाक सेवा में अगर शुल्कों का बढ़ाना था या मूल्यों को बढ़ाना था तो संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, क्योंकि डाक पहले बहुत ही महत्व की चीज़ थी। अब वो महत्व उसका थोड़ा सा कम हो गया है। पहचानकर्ता और पोस्ट कार्ड अधिनियम की धारा 5(1) में कहा गया है केंद्र सरकार वस्तुओं पर पता पहचानकर्ता पोस्ट कार्ड के उपयोग के लिए मानक निर्धारित कर सकती है। यह प्रावधान दूरदर्शी अवधारणा है, साथ ही किसी परिसर की सटीक पहचान के लिए भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से परिवर्तित कर देगा। ये इसमें भी प्रावधान किया गया है। भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 क्या था? यह भारत में डाकघर से संबंधित कानून को समेकित संशोधित करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1898 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 1898 ईस्वी को लागू किया गया था। यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली डाक सेवाओं के विनियम का प्रावधान भी करता है। यह केंद्र सरकार के पत्रों को संप्रेषण पर विशेषाधिकार भी प्रदान करता है। साथ ही पत्रों के संप्रेषण पर केंद्र सरकार के एकाधिकार स्थापित करता था। अब इस एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया है। अब निजी कुरियर के द्वारा भी कर सकते हैं और उनको भी नहीं रोका जा सकता है। केंद्र सरकार का एकाधिकार था पहले इन सभी चीज़ों पर, अब उसको ख़त्म भी किया गया है। तो ये 1898 का एक्ट था जिसमें संशोधन किया गया पिछले साल। कुछ प्रावधानों को जरूर ध्यान में रखिएगा। चैलेंजेज क्या है इसमें? डाक सेवाओं का विनियम कुरियर सेवाओं से भिन्नता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 भारतीय डाक सेवाओं पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह निजी कुरियर सेवाओं पर लागू होता है। डाकघर अधिनियम 2023 जो वर्ष 1898 अधिनियम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहा है, वह इन प्रावधानों को बनाए रखता है। और इस बार भी उपभोक्ता अधिनियम जो 2019 था उसका सरकारी सेवाओं तक विस्तार नहीं किया गया, जबकि निजी कुरियर सेवाओं तक विस्तार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम क्या है भाई? पढ़ाया है मैंने। अगर आप कस्टमर हैं, आपके किसी राइट्स का उल्लंघन होता है, आपके साथ ठगी की जाती है या जितना आपने पे किया उसके बदले आपको सर्विस नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में जा सकते हैं। इस फोरम बनाया जाता है, इस फोरम में आप केस दर्ज कर सकते हैं और वो आपकी सुनवाई करेगा। उसी प्रकार से निजी कुरियर सेवा को इसमें रखा गया है ताकि निजी कुरियर सेवा सही तरीके से काम करे। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव से मूल अधिकारों का उल्लंघन। विधेयक में डाक वस्तुओं का अंतर्रोधन के विरुद्ध कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसमें निजता का अधिकार, वाक और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। ऊपर जो मैंने समझाया कि भारत सरकार खोलकर पढ़ सकती है, देख सकती है क्या भेज रहे हैं क्या नहीं, उससे प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। दूर संचार के अंतरोधन के मामले में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अंतरोधन की शक्ति को विनियमित करने के लिए एक उचित और सम्यक प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिए, जिसमें कहा गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना चाहिए। एक उचित प्रक्रिया होना चाहिए जहाँ पर आपको अगर किसी भी चीज़ की जाँच वगैरह भी करनी है तो उसकी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, उसकी एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। अन्यथा अनुच्छेद 1A वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के एक भाग के रूप में निजता का अधिकार के तहत नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना संभव नहीं हो पाएगा। आपातकाल का आधार उचित प्रतिबंध से परे है। 1898 अधिनियम की ही तरह वर्तमान अधिनियम में आपातकाल को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है कि इमरजेंसी का सिचुएशन क्या होगा, जिसमें कई सारे प्रावधान बदल जाएंगे, जिसमें लोगों के लेटर्स को पढ़ा जा सकता है, तो उसको डिफाइन नहीं किया गया कि इमरजेंसी का सिचुएशन क्या होगा। सेवाओं की चूक की दशा में दायित्व से छूट दिया गया है। इसमें अगर हानि, क्षति, डिलीवरी न होने पर और किराया वापसी ऐसी शिकायतों का समाधान किया जाता है। क्या बोला गया इसमें देखिए,
कि अधिनियम के तहत प्रदत्त रूपरेखा रेलवे के मामले में लागू कानून के विपरीत है, जिसमें रेलवे द्वारा अधिकरण अधिनियम 1987 के माध्यम से माल की हानि, क्षति, डिलीवरी न होने, किराया वापसी जैसी शिकायतों का समाधान किया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर क्षति हो जाती है, टूट फूट भी जाती है, तो उसका कोई देखरेख वाला होगा नहीं। सभी अपराधों और दंडों को हटाना 1898 के अधिनियम के तहत डाक अधिकारी डाक द्वारा वस्तुओं को अवैध रूप से खोलने 2 वर्ष तक की कैद की सजा सुनाई जाती थी 1898 के तहत में, जुर्माना या दोनों दंडनीय था। इसके विपरीत 2023 के अधिनियम के तहत ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कोई भी कानून रखा ही नहीं गया है। इससे व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन हो सकता है। तो डाक अधिकारियों को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं, लोगों की शक्तियों में कटौती कर दी गई है। तो डाकघर अधिनियम 2023 छोटा सा ही था, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार और देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मोटा मोटी 5 से 6 प्रावधान है जिसको आपको पढ़ना है, और कुछ चुनौतियों को याद रख लेंगे तो आपको क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए बोला जाएगा कि तब आप वहाँ पर उन चुनौतियों को लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। अगला टॉपिक देखिए क्या अगला टॉपिक है, वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या बोला गया है कि वहाँ पर क्रिटिसिज्म हो रही सरकार की काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया है। क्या नाम है उसका? अज़्म ए इस्तेकाम। अब इसका क्या तात्पर्य होता है? अलग ही देश है यार, पता नहीं क्या है। देखिए, दरअसल वहाँ पर हुआ क्या, चीन के जो इंजीनियर्स जो CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में काम कर रहे थे, उन पर बार बार अटैक होता था, और चीन के जो निवेशक हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। तो उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि हम आपके यहाँ पर निवेश नहीं करेंगे अगर आपने हमें सिक्योर नहीं किया तो वहाँ पर मिलिट्री ने एक ऑपरेशन शुरू किया, अज़्म ए इस्तेकाम, जिसका तात्पर्य था कि सुरक्षित करो, न्याय करो, सुरक्षित करो अपने देश को। लेकिन ये पार्लियामेंट के इजाज़त के बिना ही शुरू किया गया और कोई जानकारी नहीं दी गई। बहुत ही लार्ज स्केल पर शुरू किया गया। किसको मारना है किसको नहीं, ये भी तय नहीं किया गया। और पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा, अब ये कहाँ पर है? KP का इलाका है, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा के इलाकों में, अफगानिस्तान से लगती हुई बॉर्डर के इलाकों में। यहाँ पर इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, PT एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब सरकार ने बोला है कि इसका स्केल छोटा ही रखेंगे। अब जो भी बोला है उनकी समस्या, हमारी क्या है, हमें बस इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना है। कहाँ पर शुरू किया गया है ये? तो ये शुरू किया गया है आपका अपने पड़ोसी देश में। क्या नाम है इसका? अज़्म ए इस्तेकाम, अज़्म ए इस्तेकाम इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आपका SCO से जुड़ा हुआ है। मोदी जी ने कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट महोदय जो हैं उनसे बातचीत की है, और कजाकिस्तान के अस्ताना, कहाँ पर होने वाला है? अस्ताना में इस बार समिट होने वाला है। कौन सा? तो SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो SCO एक संस्था है जिसमें चीन, रूस, भारत, सेंट्रल एशिया के देश, ये सारे, पाकिस्तान भी शामिल हैं। इन सभी देशों की बैठक होती है। SCO इसका नाम दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जाती है। SCO के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। कजाकिस्तान का मैप भी देखेंगे। उन्होंने बातचीत की है, और ये जुलाई में 3 से 4 तारीख को होस्ट किया जा सकता है कजाकिस्तान में। ओके, और इस बातचीत के दौरान क्या सब हुआ होगा? तो भाई, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट महोदय ने भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को उनकी चुनाव में जीत पर बधाई दी है। साथ ही भारत ने बोला है कि हम SCO को फुल सपोर्ट करने वाले हैं। बैठक में भारत की तरफ से संपूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा, और हम सपोर्ट भी करेंगे आपको। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है कि कजाकिस्तान और भारत के रिलेशन जो हैं वो ऊंचाइयों को और भी ज़्यादा छुएंगे, और हमारा रिलेशन और भी अच्छा होने वाला है। तो ये सब चीज़ें तो बातचीत हो गई। अब हम जरा कजाकिस्तान को देखेंगे, SCO को देखेंगे। कजाकिस्तान का बाउंड्री ज़रूर याद रखिएगा। सेंट्रल एशियाई देश जो हैं उनमें सबसे बड़ा लैंड का इलाका इसी का है, सबसे बड़ा लैंड का इलाका इसी का है। मैं अभी दिखाऊंगा इसका मैप वगैरह आपको, और साथ में काफ़ी महत्वपूर्ण देश इसको माना जाता है। कजाक लोगों का देश है कजाकिस्तान। देखते हैं इसको जरा, कहाँ पर है ये, इसकी सीमा किस किस देश से लगती है, अस्ताना कहाँ पर है, जिसका नाम भी चेंज किया गया कुछ दिन पहले ही। और उसके साथ में SCO के बारे में भी देखेंगे कि भाई SCO क्या है। बार बार देखने से क्या होता है ना, कि उस संगठन के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप वहाँ पर मिस्टेक नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। ओके, सबसे पहला फैक्ट क्या है इसमें याद रखना कि SCO का 2024 का बैठक कहाँ पर होने वाला है? तो ये होने वाला आपका कजाकिस्तान में। तो ये सबसे पहला आपका हो गया फैक्ट याद रखने वाला। बाकी फैक्ट्स अभी मैं आपको करवा देता हूँ। देखिए, कजाकिस्तान है, इसके अगर सीमा अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये जो छोटी सी लाइन दिख रही है ना, इस छोटी सी लाइन के कारण ये मंगोलिया को टच नहीं करता है। यहाँ पर रूस और चीन जो है ये अपना सीमा बनाते हैं। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है।
लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है कि इसकी डायरेक्टली किसी समुद्र से सीमा नहीं लगती। अब आप बोलेंगे ये लग तो रही कैस्पियन सागर से, लेकिन कैस्पियन सागर किसी भी समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, इसको झील इसीलिए कहा जाता है। बाकी तो खारा पानी है, ये बहुत बड़ा सा इलाका भी है, लेकिन इसीलिए इसको स्थलरुद्ध माना जाता है क्योंकि इसमें बैठकर ये कहीं भी दुनिया के किसी भी महासागर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ये हो गया लैंड लॉक्ड। एक होता है डबल लैंड लॉक्ड, दोहरा भू आबद्ध देश। इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य होता है कोई एक देश ए है, इसके पड़ोसी हैं बी, सी, डी, ई, ये सारे हैं, एफ है, ये सारे के सारे इसके पड़ोसी हैं। ये देश ए जो है ये भू आबद्ध है और इसके बाउंड्री पर जितने देश हैं वो भी भू आबद्ध हो, वो सब के सब भी लैंड लॉक्ड हो। तो इसको ए को क्या कहा जाएगा? इस ए को कहा जाएगा डबल लैंड लॉक्ड, यानी कि उसके पड़ोसी भी लैंड लॉक्ड हैं और वो भी लैंड लॉक्ड है ना। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से देश ऐसे हो सकते हैं। अब ज़रा देखिए कजाकिस्तान का सीमा किस किस से लगता है। कजाकिस्तान की सीमा लगती है रूस से, यहाँ पर रूस दिखेगा आपको, यहाँ पर कैस्पियन सागर दिखेगा, कैस्पियन सागर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर उज्बेकिस्तान दिखेगा आपको, ये तुर्कमेनिस्तान दिखेगा, तुर्कमेनिस्तान दिखेगा। उसके अलावा आपको कजाकिस्तान दिखेगा, किर्गिस्तान दिखेगा, ये किर्गिज गणराज्य है, ये किर्गिज गणराज्य बोलते हैं, किर्गिस्तान है। और ये चीन है, इनसे इसकी सीमाएं लगती है। किस किस से सीमा लगती है? तो यहाँ पर हो गया चीन, रूस, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से इसकी सीमा लगती है। इतने स्थान क्या याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कुछ तो याद रखा ही कीजिए। यहाँ पर एक आपको अद्भुत सा सागर दिखेगा जो अब सूख चुका है। एक तो यहाँ पर दिखेगा लेक पलकास दिखेगा, एक आपको दिखेगा अरल सागर। इन दोनों को ध्यान में रखेगा, ये अभी भी जिंदा है। वैसे जायसन लेक भी है, कई सारे लेक हैं यहाँ पर, लेकिन मुख्य रूप से अरल सागर इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि ये सूख चुकी है। अरल सागर जो कभी बहुत ही महत्वपूर्ण सा सागर हुआ करता था, यहाँ पर खारे पानी की लेक हुआ करती थी, वो सूख गई है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमा पर। इसके बारे में यूपीएससी ने 2018 ईस्वी में सवाल पूछा था अरल सागर के बारे में। तो अरल सागर को ध्यान में रखिएगा, ये सूख गई है लेक। क्यों सूख गई? क्योंकि इसके जो सहायक नदियाँ जिससे इसमें पानी का फ्लो होता था, उन नदियों पर डैम बना दिए गए कजाकिस्तान के गवर्नमेंट के द्वारा, और उज्बेकिस्तान की जो थोड़ी बहुत नदियां जाती थी उन पर भी डैम बना दिए गए। इसके कारण से अरल सागर जो है पूरा सूख गया। इस इलाके का इकोलॉजी ही पूरा बदल गया। जो अरल सागर के कारण से इकोलॉजी अलग हुआ करता था, अब अलग हो गया है। एससीओ क्या है कि अस्थायी अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन यहाँ पर होता है। यह एक राजनीतिक, आर्थिक व सैन्य संगठन है। कृपया करके टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखें, टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखें, जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना है। जब आप आईआर का लेखन करते हैं, उत्तर लेखन करते हैं, तो वहाँ पर टर्मिनोलॉजी का बहुत महत्व होता है। इसे वर्ष 2001 में बनाया गया था, ये भी ध्यान में रखना है आपको, बिल्कुल नहीं भूलना है। बीपीएससी छोड़िए, यूपीएससी ने पूछ लिया था कि आसियान की स्थापना कब की गई थी, तो आपसे पूछा जा सकता है। एससीओ चार्टर पर 2002 में हस्ताक्षर किया गया, 2003 में इसे लागू कर दिया गया, 2003 में इसको लागू कर दिया गया। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना, राजनीतिक, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ाना। और इसका सांस्कृतिक जो शहर है वो घोषित किया गया था बनारस को, एक बार आपको याद होगा अगर तो। अगला है कि शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्र में भी काम करना। संबद्ध क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता को भी बनाए रखना। एक लोकतांत्रिक, क्या मजाक कर रहे हो यार, इसके बारे में बताऊंगा कहानी। निष्पक्ष व तर्क संगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। लोकतांत्रिक शब्द थोड़ा सा मजाक लगता है इस संगठन के सामने, क्योंकि इसके सदस्यों को जरा देखिए ध्यानपूर्वक। रूस लोकतांत्रिक, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये सारे लोकतांत्रिक हैं। पाकिस्तान, लोकतांत्रिक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है? ठीक है, चलिए, ऐसी ही दुनिया है, विरोधाभास से भरी हुई। संरचना क्या है? राज्य परिषद का प्रमुख यह सर्वोच्च एससीओ निकाय है जो अपने आंतरिक कामकाज और अन्य राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध पर निर्णय लेता है एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करता है। सरकारी परिषद का प्रमुख यह बजट को मंजूरी देता है और एससीओ के भीतर आर्थिक संबंधों से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श भी करता है। विदेश मंत्रियों की परिषद है इसमें एक, यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करते हैं। विदेश मंत्रियों की परिषद। रैट्स, अब ये क्या है? तो इसको बोला जाता है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है ये रैट्स। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद से निपटने के लिए इसको स्थापित किया गया रैट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इसका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, और इसका हेडक्वार्टर ताशकंद में है।
ताशकंद में है। ताशकंद का नाम तो सुना होगा ना। ये जो जितने सेंट्रल एशिया के देश दिखते हैं ना आपको, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब यूएसएसआर के भाग थे। यूएसएसआर के भाग थे। भारत और पाक युद्ध 1965 का शांति समझौता ताशकंद में ही क्यों हुआ? क्योंकि रूस का यूएसएसआर का वो भाग था, वहाँ पर दोनों देश जो हैं वो जाकर अपना शांति समझौता कर रहे थे। उस समय ये सब देश नहीं बने थे। ये सब 1991 के पश्चात अपने अपने अस्तित्व में आए हैं। एससीओ का सचिवालय, इसका सचिवालय बीजिंग में है। यहीं से सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की जाती है। आधिकारिक भाषा इसका 2 है, रूसी और चीनी अभी इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज किसका कौन कौन सा है? तो रूसी भाषा है, रूसी भाषा, और चीनी मंडारिन जो भाषा है वो है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये सब भी ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे चीज़ें हैं जहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं, शानदार से सवाल मैं ही पूछ लूँगा आपसे किसी दिन एमसीक्यू बनाकर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका चीन से जुड़ा हुआ साइंस एंड टेक का टॉपिक है। चीन का एक मिशन है जिसका नाम क्या था? चांग 6 नाम है इसका, चांग E6 है ना, ये इसका नाम है। और इसने मिशन ने शानदार काम किया है। सफलतापूर्वक चीन के इस स्पेस मिशन ने चांद के सतह से नमूनों को एकत्र किया और वापस उसको लेकर पृथ्वी पर आ गया है। ध्यान से सुनिएगा, इस मिशन को जब छोड़ा गया था तो ये चांद पर लैंड करने के लिए नहीं था, बल्कि चांद के सतह से एक रोबोटिक आर्म के द्वारा, रोबोटिक आर्म का मतलब होता है ऑटोमेटिक आर्म्स लगे होते हैं, बड़ा सा एक मशीन लगा होगा जिसने चांद के सतह से सैंपल को कलेक्ट किया, और उस सैंपल को लेकर पृथ्वी पर वापस आ गया है। क्या ये पहली बार है कि पृथ्वी पर किसी चांद से सतह से सैंपल को लाया गया? नहीं। 1969 में जो अमेरिका का मिशन है यूएस अपोलो मिशन, जिसमें अमेरिका के जो यात्री हैं वो कहाँ पर गए थे? तो वो गए थे चांद की सतह पर। उस मिशन में भी 22 kg के करीब में चांद के सतह से सैंपल को लाया गया था। चांद की सतह से सैंपल को लाया गया, इसमें 50 थोड़े बहुत रॉक के टुकड़े भी थे, वहाँ की मिट्टी जो भी है उस सतह से उठाकर लाया गया था। वर्तमान में ये कारनामा किसने किया? तो चीन ने किया है, और सैंपल लेकर वापस आ चुका है उसका ये मिशन। ओके, अब इसका क्या किया जाएगा? इस सैंपल का भभूत के जैसे लगाया जाएगा क्या? नहीं, इसका क्या किया जाएगा? इसकी जांच पड़ताल की जाएगी, और कोशिश की जा रही है कि चांद को एक हॉल्ट के तौर पर, एक स्टेशन के तौर पर स्थापित किया जाए, जहां से आगे का स्पेस मिशन हम कंडक्ट कर सकें। वहां पर रहने के लिए कुछ थोड़े बहुत भवनों का निर्माण किया जाए, वहां पर सब कुछ बनाया जाए, जिससे इंसान जो है वो पृथ्वी से मिशन ना कंडक्ट करके चांद से मिशन को आगे बढ़ाए, स्पेस रिसर्च को आगे बढ़ाए। इसको कारण से इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। भारत का भी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक रहा है, और भारत ने भी कई बड़े इसमें उपलब्धियों को हासिल किया है। भारत ने ही सबसे पहली बार कंफर्म किया था कि चांद की सतह पर पानी उपलब्ध है। ये भारत का ही सबसे पहली बार कंफर्म किया गया था चंद्रयान 2 के द्वारा। तो ये इसको भी ज़रा देखेंगे, चांग 6 को देखेंगे कि भाई क्या है ये, और उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या है कि हाल ही में चीन के चांग A6 यान ने चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से, जिसका नाम क्या था, तो इस चट्टान जहाँ से इसने कलेक्ट किया है वो साउथ पोल, चाइना के साउथ पोल, जो चांद का साउथ पोल है एटिकन, साउथ पोल एटिकन करके एक जगह है, वहीं से इसने कलेक्ट किया है। और यान का लैंडिंग स्थान दक्षिणी ध्रुव एटिकन बेसिन था, जो 4 अरब वर्ष से भी अधिक पहले बना एक बड़ा सा गड्ढा है। एटिकन बेसिन ये चांद पर बहुत ही बड़ा सा एक गड्ढा है जो 4 अरब वर्ष पहले बना था, जो 13 किलोमीटर गहरा है तथा इसका व्यास 2500 किलोमीटर है। इसका जो व्यास है वो 2500 किलोमीटर है, और ये 13 किलोमीटर गहरा है ये गड्ढा। कितना? 13 किलोमीटर। चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास में था। चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग का मिशन चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें पृथ्वी के साथ सीधे संचार की कमी हो जाती है और रियल टाइम में उनसे वार्तालाप नहीं हो पाता, मतलब उसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। यह मिशन चांगी चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम का 6ठा मिशन है, जिसका नाम चीनी चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया है। यह नमूने वापस लाने वाला दूसरा डिजाइन है। इससे पहले चांग 5 2020 में नज़दीकी क्षेत्र से ऐसा किया गया था। चीन का लक्ष्य 2030 से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारना है। यह मिशन उस लक्ष्य की दिशा महत्वपूर्ण है। यूएस जो है वो भी 2030 तक अपने यात्रियों को चांद पर उतारने की कोशिश कर रहा है, और चीन भी कर रहा है 2030 तक चांद पर फिर से उतारा जाए।
तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो साइंस एंड टेक में आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, तो कृपया करके उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या अगला है आपका जो न्यूज़ आज के पेपर में, वो था आपका ई साक्ष्य ऐप। किसका ऐप है ये? ई साक्ष्य ऐप है ये। साक्ष्य जो एविडेंस होते हैं उनसे जुड़ा हुआ ई साक्ष्य ऐप को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम्स द्वारा, मतलब कि गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका काम क्या होगा? मुख्य रूप से क्लाउड बेस्ड है ये। क्लाउड बेस्ड का मतलब कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन है। किसी भी एफआईआर के पश्चात जो पुलिसमैन होंगे वो अपने एविडेंस को इस पर डालेंगे, एक सेल्फी के साथ में रिकॉर्ड करके 1 मिनट लंबा वीडियो, और इस चीज़ की पुष्टि करेंगे कि कौन कौन से एविडेंस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और ये क्लाउड बेस्ड सर्विस होगा, कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। और जब भारत के नए न्याय संहिता को लागू किया जा रहा है, नए क्रिमिनल संहिता को लागू किया जा, नए साक्ष्य संहिता को लागू किया जा रहा है, तो उसको आज के ज़माने के हिसाब से एडवांस बनाने की कोशिश भारत सरकार कर रही है। तो उसी के तहत होम मिनिस्ट्री ने ई साक्ष्य ऐप को डेवलप किया है, जिसके तहत एफआईआर के पश्चात जो पुलिसमैन होंगे, संबंधित अधिकारी, वो साक्ष्यों को वीडियो बनाकर यहाँ पर अपलोड करेंगे और उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे इस क्लाउड बेस्ड सर्विस ऐप पर। और ये मोबाइल ऐप होगा जो सभी तरह के मोबाइल प्लेटफॉर्म पर काम करेगा। तो ई साक्ष्य ऐप किससे संबंधित है? तो ये भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। पुलिस केस से संबंधित है, पुलिस प्रोसीजिंग जो होता है उससे संबंधित है, क्राइम से संबंधित है। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा ई साक्ष्य ऐप को। और इसके अलावा जो टॉपिक होंगे, इसके अलावा जो भी टॉपिक हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक और रह गया है आपका, और कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।